नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। इस समय की बड़ी खबर मातृभूमि में शुरुआत हम करेंगे। पुलवामा एनकाउंटर में 5 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। जिन 2 आतंकियों के फंसे होने की खबर थी उन्हें भी ढेर कर दिया गया है। तो सुरक्षा बलों ने 5 आतंकवादियों को मार गिराया। पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जिस तरीके से आतंकवाद का खात्मा किया जा रहा है, पुलवामा एनकाउंटर में 5 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। सभी आतंकी लश्कर तैयबा के हैं और जिस तरीके से जम्मू के एयरबेस पर लश्कर तैयबा का कनेक्शन सामने आया था, एक बड़ी कामयाबी इसको माना जा सकता है। मारे गए आतंकवादियों में एक विदेशी आतंकवादी, पाकिस्तानी आतंकवादी है। 5 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलवामा एनकाउंटर में 5 आतंकियों को ढेर किया गया, एक बड़ी कामयाबी। और मारे गए सभी आतंकवादी लश्कर तैयबा से हैं। आसिफ कुरैशी ज्यादा जानकारी लिए हुए हमसे जुड़ रहे हैं। आसिफ कुरैशी, क्या अपडेट है इस एनकाउंटर पर? क्या ये एनकाउंटर खत्म हुआ है या अभी कुछ और आतंकी इस इलाके में छुपे हो सकते हैं? जांच चल रही है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। शोभना, देखिए, सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है क्योंकि अंतिम क्षणों में जो एक मकान विस्फोटकों से उड़ाया दिया गया था, उसके अंदर से मलबे के नीचे से कुछ फायरिंग हुई थी जिसमें सेना के एक और जवान जख्मी हो गया है। यानी कुल इस ऑपरेशन में सेना का एक जवान जिसकी आज सुबह मृत्यु हो गई थी, उसके अलावा 2 और जवान जख्मी हो गए हैं। जबकि जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजीपी विजय कुमार ने इस ऑपरेशन को एक बड़ी सफलता बोलते हुए कहा है कि इसमें जो मारे गए मिलिटेंट हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट कमांडर जो है निशाद हुसैन लोन, जो कि त्राल का रहने वाला है, 2018 से यहाँ पे सक्रिय था, और उसके साथ पाकिस्तानी मिलिटेंट एक रेहान नाम का है, वो मारा गया है। जबकि एक और व्यक्ति जिसका नाम आमिर वगे बताया गया है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो एक OGW था, यानी मिलिटेंटों का समर्थक था, और उसी के घर में ये मुठभेड़ अंतिम क्षणों में चली है। पुलिस की तरफ से अब इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि लश्कर तैयबा के डिस्ट्रिक्ट कमांडर समेत 5 जो लोग मारे गए हैं उनमें एक विदेशी भी है, और उनके कब्जे से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। लेकिन ऑपरेशन अभी भी जारी है क्योंकि तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि जो सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी, 4 से 5 मिलिटेंट्स की खबर मिली थी, और इस मुठभेड़ में 4 मिलिटेंट और 1 OGW मारा गया है, यानी खुफिया जानकारी सटीक थी। लेकिन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है यह सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं और कोई मिलिटेंट तो इस इलाके में मौजूद नहीं है या आसपास के घरों में मौजूद है। शोभना, बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ इस पूरी जानकारी के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन अटैक में 2 बड़े खुलासे हुए हैं। पहला ये कि जब जम्मू में ड्रोन अटैक किया गया उससे ठीक कुछ देर पहले पाकिस्तान के इस्लामाबाद में मौजूद भारतीय उच्चायोग पर भी ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही थी। दूसरा खुलासा यह है कि इस हमले में आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का हाथ हो सकता है। क्या जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ ड्रोन हमला भविष्य के बड़े हमले का टेस्ट था? क्या पाकिस्तान अब ड्रोन वॉरफेयर में भारत की क्षमताओं का पता लगा रहा है? क्या भारत ड्रोन वाली जंग में पाकिस्तान और चीन से पिछड़ रहा है? ड्रोन का इस्तेमाल टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए पिछले कुछ अरसे से जो नोटिस में आ रहा था, ये उसका एक नया पहलू है कि ड्रोन को इस्तेमाल करके अगर आप टेरर अटैक करते हैं किसी को वाइटल इंस्टॉलेशन के ऊपर और वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं, इट्स अ वेरी सीरियस काइंड ऑफ थ्रेट। अर्लियर ऑन आल्सो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही थी जिसमें लश्कर और जैश ड्रोन का इस्तेमाल करके वेपन्स को, एक्सप्लोजिव को, नारकोटिक्स को पाकिस्तान की तरफ से इस तरफ ला रही थी और अलग अलग जगह पर उसको पहुँचाया जा रहा था। कश्मीर में पहुँचाया जा रहा था, दहशतगर्दों तक पहुँचाया जा रहा था। एबीपी न्यूज से बात करते हुए जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का यह बयान बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि अब आम आदमी से लेकर सेना तक में ड्रोन की तकनीक बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि आतंकियों ने भी इसका फायदा उठाना शुरू कर दिया है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर जो ड्रोन अटैक हुआ उसके पीछे आतंकी संगठन लश्कर का हाथ हो सकता है।
वहाँ पर जो आईडी जो फटा है एयरफील्ड में, उसकी जांच पे उसमें आरडीएक्स होना पाया गया है और आरडीएक्स आम तौर पे किसी खुली मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ये खास एजेंसीज़ के पास होता है। ये मिलिट्री इस्तेमाल की चीज़ है और इसमें अगर कोई टेरर आउटफिट इसको इस्तेमाल करता है तो जाहिर है कि उसको प्रोक्योर करने के लिए दाएं बाएं एफर्ट करनी पड़ती है। ये भी हम सस्पेक्ट करते हैं कि लश्कर की तरफ से हुआ है। ड्रोन अटैक का ये खतरा बहुत ज़्यादा बड़ा है क्योंकि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमले के बाद भी जम्मू कश्मीर में ड्रोन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार भारतीय सीमा के भीतर ड्रोन भेजे जा रहे हैं। आज सुबह भी बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार के भगाया। जम्मू के अरनिया सेक्टर में भी सुबह 4 बजे एक ड्रोन को स्पॉट किया गया। सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों ने ड्रोन पर फायरिंग की। फायरिंग के बाद ड्रोन वापस पाकिस्तान सीमा में चला गया। हाल में जो जम्मू में घटना हुई है उसको सुरक्षा एजेंसियों ने गंभीरता से लिया है और जहां भी हमारे ऐसे इस्टेब्लिशमेंट हैं वहां सुरक्षा के अचूक इंतजाम हो रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इस खतरे से निपटने में हमारी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सक्षम हैं और समर्थ हैं। सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के भीतर पहली बार इतनी बड़ी संख्या में ड्रोन्स को देखा जा रहा है। मतलब साफ है, अब भारत को ड्रोन पॉलिसी पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सब एरियल प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें ड्रोन्स वगैरह शामिल हैं। इनका इस्तेमाल वर्ल्ड ओवर कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में होता रहा है, मगर कश्मीर में जम्मू में ये नई बात है। इस तरह की एक्टिविटी पहले कभी नहीं हुई है। हमें अपनी वाइटल इंस्टॉलेशंस की सिक्योरिटी को रिविजिट करना पड़ेगा, रीओरिएंट करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ एफर्ट्स पहले से कर दी गई हैं, कुछ एफर्ट्स और अलग अलग एजेंसी जो सिक्योरिटी को डील करती हैं वो कर रही हैं। आने वाले टाइम में कोशिश होगी कि इस फ्रंट के ऊपर पुख्ता इंतजाम हो। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है, वेपनरी का इस्तेमाल ज़रूरी है, ह्यूमन एलिमेंट जहाँ जहाँ पर अपना और उसको सतर्क किया जा सके वो ज़रूरी है। सब तरह का जो ज़रूरतें हैं, चाहे वो टेक्निकल फ्रंट पे हो या ह्यूमन फ्रंट पे हो, उसको बीफ अप किया जा रहा है। जरूरत इसलिए है क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस दिन जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से अटैक हुआ उसी दिन इस्लामाबाद में मौजूद भारतीय उच्चायोग के भीतर भी ड्रोन पाया गया। उच्चायोग के भीतर एक कार्यक्रम चल रहा था जहां पर एक ड्रोन अधिकारियों को मंडराता हुआ दिखाई दिया। भारत ने पाकिस्तान से इस बेहद गंभीर मसले को उठाया है क्योंकि जाहिर सी बात है उनका मकसद ये देखना होगा कि जिस वक्त जम्मू में ड्रोन हमले हो रहे थे उस वक्त पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग में आखिर क्या हलचल होता है। सवाल यह है कि पाकिस्तान की इस ड्रोन वाली साजिश का जवाब क्या है। भारत की तरफ से ऐसा क्या किया जा रहा है जिससे ड्रोन वाली साजिशों को विफल किया जा सके। इसका जवाब यह है कि डीआरडीओ स्वदेशी ड्रोन किल सिस्टम पर काम कर रहा है और इसका परीक्षण जारी है। हमने ये सिस्टम डेवलप किया था। आपको मालूम है रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे के समय में भी हमने डिप्लॉय किया। अभी बेंगलुरु के पास कोलार में इनका पूरा ट्रायल चल रहा है, सबको दिखा रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र दिया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड प्रोड्यूस करने के लिए तैयार है। चूंकि पहले इसका इस्तेमाल सीमित था, लेकिन नए खतरे को देखते हुए इसकी क्षमताओं को और ज्यादा विकसित करने की जरूरत थी। लिहाजा डीआरडीओ सेना और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों से लगातार इनपुट ले रहा है जिससे एंटी ड्रोन सिस्टम को और ज्यादा ताकतवर बनाया जा सके। वो सिक्योरिटी एजेंसी आर्म्ड फोर्सेस के डिस्कशंस के बाद कैसा उसको मॉडिफाई करना है तो करेंगे। और प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी इसमें बहुत आया है, उनको भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर दे रहा है। ये सब तैयार हो रहा है इसको प्रोडक्शन के लिए। उम्मीद तो यही है कि बहुत जल्द ही देश के सभी संवेदनशील और महत्वपूर्ण सैन्य संस्थाओं को एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर इसे युद्ध स्तर पर नहीं किया गया तो जम्मू एयरफोर्स स्टेशन जैसी घटनाओं को रोकने में बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आएगी। और इसी पूरी खबर पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे दो सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। जम्मू से अजय बाचलू और दिल्ली से आशीष कुमार सिंह। अजय बाचलू, मैं आपका रुख पहले करना चाहूंगी। जिस तरीके से ड्रोन हमला हुआ एयरबेस के ऊपर, उसके बाद लगातार ड्रोन देखे जा रहे हैं और जो कनेक्शन लश्कर तैयबा से अब जुड़ रहा है, और लश्कर तैयबा तो दरभंगा में भी कनेक्शन निकल रहा है, तो ये खतरा बहुत बड़ा अब सुरक्षा एजेंसियों के लिए होता जा रहा है।
जी बिल्कुल शोभना, बहुत बड़ा खतरा होता जा रहा है। सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि जम्मू एयरफोर्स जो कि अति सुरक्षित और अति संवेदनशील इलाका है, वहाँ पर ड्रोन से स्ट्राइक हुई, बल्कि लगातार अगर आप देखें न केवल जम्मू में जो अहम और बड़े सैन्य ठिकाने हैं, चाहे वो रत्नचक का मिलिट्री बेस हो, कालूचक में सेना की छावनियाँ हो या सुंजवा का ब्रिगेड हो, वहाँ पर लगातार ड्रोन देखे जा रहे हैं। इसके बाद और जिस तरह का खुलासा हुआ कि इस्लामाबाद में भी जो भारतीय दूतावास है उसके ऊपर से ड्रोन देखा गया है, तो कहीं ना कहीं ये ड्रोन वाली साजिश के तार, ये जो सारे, चाहे वो जम्मू में एयरबेस पे हमला हो या जम्मू में सैन्य छावनियों के ऊपर ड्रोन सर्विलेंस हो, या आज सुबह जो जम्मू के अरनिया सेक्टर में एक ड्रोन देखा गया वो भी सर्विलेंस ड्रोन बताया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं तार जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान या ISI से जुड़ते हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा है। खतरा इसलिए भी है क्योंकि पहले शोभना जो काम आतंकी अपने OGW से करवाते थे, यहाँ की सारी रैकी करवाते थे, अब वो टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो गया और सारी रैकी जो है वो ड्रोन से की जा रही है। लेकिन उससे भी बड़ा खतरा ये कि पहले जो फिदाइन हमले पाकिस्तान आतंकियों को तैयार करके करवाता था, वो भी अब ड्रोन के जरिए करवाए जा रहे हैं, जो सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। और घंटी इसलिए भी क्योंकि अहम ठिकानों पर लगातार न केवल जो हिंटरलैंड में, जो अंदरूनी इलाकों में सैन्य शिविर हैं, वहाँ की लगातार सुध या वहाँ की लगातार सर्वेलेंस ली जा रही है इन ड्रोन से, बल्कि अब आज जो घटना घटी है, जिस तरह की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर डिप्लॉयमेंट है, उसकी सुध लेने के लिए भी ड्रोन भेजा गया था। तो अपने आप में चिंता का बहुत बड़ा विषय है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि बहुत गंभीर है ये पूरा मसला। आशीष कुमार सिंह दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, उच्चायोग के ऊपर भी ड्रोन दिखाई दे रहा है, ऑलरेडी एक अटैक भारत में हो जाता है, भारत सरकार ने इसको लेकर सख्त शिकायत भी दर्ज कराई है। अब आगे क्या रणनीति रह सकती है भारत सरकार की? देखिए, पहले तो भारत सरकार ने जो नोट वर्बल भेजा है, 28 तारीख को हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली, इस पर स्ट्रांग प्रोटेस्ट पाकिस्तान के साथ दर्ज कराया गया। भारत चाहता है कि जेनेवा कन्वेंशन का इसको वायलेशन मानते हुए इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, पाकिस्तान सरकार जवाब दे। और अगर पाकिस्तान सरकार इसका जवाब नहीं देती तो आपने पिछले दिनों देखा है कि ड्रोन अटैक जम्मू में होने के ठीक 2 दिन के बाद भारत ने किस तरह से यूनाइटेड नेशंस में इस मामले को उठाया था, और बाकायदा भारतीय प्रतिनिधि ने इस बात का जिक्र किया था कि कैसे भारत के खिलाफ क्रॉस बॉर्डर यानी सरहद के उस पार से ड्रोन्स का अब इस्तेमाल किया जा रहा है, वेपनाइज ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है भारत में शांति व्यवस्था को भंग करने के लिए। और मुझे लगता है कि इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाएगा और वर्ल्ड स्टेज पर पाकिस्तान को और एक्सपोज करने की कोशिश करेगा भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष, आपका भी, अजय आपका भी, इस पूरी जानकारी के लिए। NIA इनकी गिरफ्तारी शामली पुलिस की मदद से की है, ये जानकारी दी है NIA ने, जिनकी भी गिरफ्तारी हुई है उनके नाम सलीम अहमद और खफील अहमद हैं। तो 2 लोगों की NIA ने गिरफ्तारी की है। दरभंगा रेलवे स्टेशन ब्लास्ट केस में ये गिरफ्तारी हुई है। संजय त्रिपाठी ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। संजय, इस खबर पर क्या अपडेट है? देखिए, जिन हैदराबाद से 2 सगे भाइयों इमरान और नासिर की गिरफ्तारी हुई थी, उनसे NIA ने लगातार पूछताछ की और पूछताछ में ये पता चला कि इसमें उत्तर प्रदेश के कैराना का भी कनेक्शन है। और यहाँ से सलीम अहमद और कफील अहमद, इन 2 युवकों की गिरफ्तारी की गई है, जो बताया जाता है कि इस ब्लास्ट की साजिश में शामिल थे। इसके अलावा इनका रोल क्या रहा था, इसकी जांच अभी NIA कर रही है, लेकिन ये जरूर पता चला है कि इनके संबंध कहीं ना कहीं जो आतंकी संगठन लश्कर तोयबा है उससे थे। क्योंकि पहले भी जिस तरह की जानकारी सामने आई थी कि नासिर और इमरान पाकिस्तान गए थे, उन्होंने जाकर के वहाँ ट्रेनिंग ली थी, केमिकल बम कैसे बनाए जाते हैं, ये सारी जानकारी जुटाई थी। उसी आधार पर इनकी गिरफ्तारी हुई है। और यूपी के ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने ये जानकारी मीडिया से साझा की कि कैराना से आज इन दोनों को दबोचा गया। कैराना की पुलिस NIA के साथ जॉइंट ऑपरेशन करने गई थी और आज ये एक बड़ी कामयाबी उनके हाथ लगी है। शोभना, बहुत बहुत धन्यवाद संजय त्रिपाठी इस पूरी जानकारी के लिए। तो दरभंगा रेलवे स्टेशन ब्लास्ट केस में NIA ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जैसा कि लगातार हम आपको बता रहे हैं, दरभंगा रेलवे मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, पूछताछ चल रही है। बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हुए पार्सल बम धमाके के दोनों आरोपियों को आज पटना लाया गया है। NIA कोर्ट में इनकी पेशी है। और वहीं आरोपियों के पिता, जो कि एक रिटायर्ड फौजी हैं, उनका कहना है कि उनके बेटों को फंसाया जा रहा है। अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो बेशक उन्हें गोली मार दी जाए। आज पटना एयरपोर्ट के चप्पे चप्पे पर जवानों की नजर थी। कोई गलती से भी गलती ना हो जाए, इसके लिए डॉग स्क्वाड भी तैनात था।
आम दिनों में पटना एयरपोर्ट पर इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कभी नहीं होती थी, लेकिन आज ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दरभंगा ब्लास्ट केस में हैदराबाद से गिरफ्तार लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकियों को यहां एनआईए कोर्ट में पेश करने के लिए लाया गया था। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हुए पार्सल बम धमाके में 2 सगे भाइयों इमरान मलिक और नासिर मलिक को आरोपी बनाया गया है। इन पर बम बनाने और उसे सिकंदराबाद से दरभंगा जा रही ट्रेन के पार्सल में रखने का आरोप है। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये दोनों पाकिस्तान में बैठे लश्कर के हैंडलर्स के साथ लगातार संपर्क में थे। इमरान और नासिर यूपी के कैराना के रहने वाले हैं। हैदराबाद के नामपल्ली में दोनों कपड़े का कारोबार करते थे। इनके पिता रिटायर्ड फौजी हैं और 1962 में चीन की लड़ाई में भाग ले चुके हैं। मैं एक देशभक्त हूँ। देशभक्ति की भावना लेके मैंने आज तक मैं जो है ना हमने मेरा सर्विस करी। मैं रिटायर हो गया, 3 वार लड़े मैंने, 3 वार लड़े मैंने। 64 में मैं गया कच्छ में, जो कि 24 घंटे में वापस आ गए थे। 65 में युद्ध लड़ा हमने, घमासान युद्ध लड़ा। 71 में बांग्लादेश में गए, वहाँ घमासान युद्ध लड़ा। मैंने जो सर्विस करी, मैंने जो आत्म बलिदान दिया जो अपने मुल्क के लिए दिया। मैं नमक खार हूँ, मैं नमक हराम नहीं हूँ। पिता का आरोप है कि उनके बेटों को फंसाया जा रहा है, लेकिन साथ ही वो ये भी कहने से पीछे नहीं हट रहे कि अगर उनके बेटे दरभंगा ब्लास्ट में दोषी पाए जाते हैं तो उनको बेशक सरेआम गोली मार दी जाए। मुझे तो ये कहना है कि जो मेरा बेटे हैं, अगर कसूरवार हैं, वे कसूरवार अगर हैं तो उनको गोली मार दे बेशक। मूसा खान का कहना है कि वो अपने देश के साथ खड़े हैं और इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जांच एजेंसियों के मुताबिक दोनों को पुख्ता जानकारी मिलने के बाद ही गिरफ्तार किया गया है। एनआईए से मिली जानकारी के मुताबिक नासिर मलिक साल 2012 में पाकिस्तान गया था। पाकिस्तान में लश्कर के हैंडलर ने उसे लोकल केमिकल से बम बनाने की ट्रेनिंग दी। अपने भाई इमरान के साथ वो पाकिस्तान में लश्कर के साथ लगातार कांटेक्ट में था। जाहिर है आगे की पूछताछ में और भी कई खुलासे होंगे, लेकिन इस घटना के बाद ये तो तय हो गया कि पाकिस्तान लगातार भारत में न सिर्फ अपने नेटवर्क को बढ़ा रहा है, बल्कि उनके जरिए बड़े हमलों को अंजाम देने की कोशिश में लगा है। संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। उत्तराखंड की राजनीति में बदलाव की सुगबुगाहट के संकेत मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत दिल्ली में हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई है। मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली है और इससे पहले उनकी गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की खबरें सूत्रों के हवाले से आ चुकी हैं। इसी साल मार्च में तीरथ रावत मुख्यमंत्री बनाए गए थे, तब त्रिवेंद्र सिंह रावत को परफॉर्मेंस के आधार पर हटाया गया था। अब तीरथ रावत अगर हटते हैं तो फिर क्या वजह हो सकती है, उसको लेकर अटकलों का जो बाजार है वो बेहद गर्म है। चर्चा ये भी है कि अगले साल शुरुआत में होने वाले चुनाव में बीजेपी तीरथ के नेतृत्व में लड़ने का शायद रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि फीडबैक उनके पक्ष में नहीं है। तो अचानक दिल्ली बुलाए जाने के बाद ये सुगबुगाहट बढ़ी। कल उत्तराखंड को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। और इसके लिए जो आधार सार्वजनिक तौर पर बन सकता है कि शायद चुनाव में तीरथ सिंह रावत के चेहरे पर उस तरीके का वोट नहीं मिलेगा। विधानसभा की सदस्यता का भी एक मुद्दा है। तीरथ अभी विधानसभा के सदस्य नहीं है और मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उन्हें 10 सितंबर तक विधायक बनना होगा। राज्य में विधानसभा की कुछ सीटें खाली हैं, लेकिन उन पर चुनाव की अभी कोई सुगबुगाहट नहीं दिख रही है। कोरोना काल है, ऐसे में हो सकता है कि चुनाव आयोग चुनाव ना कराना चाहे। ऐसे में तीरथ कैसे मुख्यमंत्री बने रह पाएंगे, इसको लेकर भी सवाल है। माना यह भी जा रहा है कि इसी को लेकर दिल्ली में मंथन चल रहा है। तो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री तीरथ रावत की कुर्सी खतरे में है। अचानक दिल्ली बुलाए जाने के बाद बीजेपी अध्यक्ष से मिले हैं। सुगबुगाहट ये कि कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है। तीरथ सिंह रावत के चेहरे के साथ शायद बीजेपी चुनाव में ना उतरना चाहे, जो अगले साल होना है। 6 से 7 महीने का समय बचा हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मंत्री से मिलना हुआ और आगामी चुनाव को लेकर के बातचीत हुई है और किस तरह हमको उत्तराखंड के अंदर विकास करना है और केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारना है। प्रदेश सरकार की ओर से बहुत सारे काम इस समय हम लोग किए हैं, तो उनको जनता तक ले जाने की बात। साथ में अभी कांवड़ भी है,
तो उसको हमने स्थगित किया है। और ये हम चाहते जो अभी वैक्सीन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 18 वर्ष से ऊपर वालों को फ्री दिया, तो उसको भी धरातल पे वहाँ जगह जगह कैंप नीचे स्तर तक हम लोग उतारे हैं, सभी उससे लाभान्वित हुए हैं। ऐसा एक प्रकार का काम हम लोग कर रहे हैं। बाकी मैंने कहा ना कि आगामी चुनाव की दृष्टि से बातचीत, ये सारी चीज़ें कैसी तैयारियां हैं, क्या करना है, और ये सब रहा है। और उनको लेकर के मैंने कहा ना कि पूरी तरह हम लोग नीचे धरातल पे उतारने का काम करेंगे और वहाँ के लिए नई योजनाएं, नया काम, नया विकास, और जो मेरे मन में था कि वहाँ का पर्यटन, तीर्थाटन, उसको कैसे हम लोग बढ़ावा दें, ये काम, इस प्रकार की कुछ बातें कुछ मैंने रखी हैं और इस तरह का हम लोग करेंगे जाकर के ऐसी सारी चीज़ें। उत्तराखंड की राजनीति भी बेहद दिलचस्प है। बीजेपी का कोई भी मुख्यमंत्री यहाँ 5 साल का कार्यकाल पूरा ही नहीं कर पाया है। 21 साल में यहाँ 9 मुख्यमंत्री हो चुके हैं। सिर्फ कांग्रेस के एनडी तिवारी 5 साल मुख्यमंत्री रहे। 2017 में बम्पर जीत के बाद त्रिवेंद्र रावत मुख्यमंत्री बने, लेकिन 4 साल तक ही रह पाए। तीरथ सिंह रावत को लेकर जो चर्चा है उसको अगर सही मान लें तो वो 4 महीने ही रह पाएंगे। सवाल ये भी है कि अगर तीरथ को हटाते हैं तो फिर बीजेपी किसे मुख्यमंत्री बनाएगी। और इसी खबर पर हमारे साथ नीरज पांडे हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। नीरज पांडे, सुगबुगाहट बहुत तेज है कि तीरथ रावत को हटाया जा सकता है, तो पहला सवाल तो मेरा यही बनता है कि फिर अब कौन, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत को बदला गया, तीरथ रावत, और चल क्या रहा है? दिल्ली वो आए हैं तो क्या हो रहा है यहाँ पर? देखिए शोभना, स्थिति अभी फिलहाल स्पष्ट नहीं है। अभी पार्टी कई विकल्पों पर विचार कर रही। अगर आपने अभी तीरथ सिंह रावत की बात सुनी हो तो वो भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आए अपने पद को लेकर कि क्या वो वही बने रहेंगे या नहीं। जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो वो उसको टाल गए और उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनकी जो बात हुई है उसके अनुसार केवल विकास को लेकर बात हुई है, उत्तराखंड में कैसे विकास किया जाए, और आगामी चुनाव पर चर्चा हुई। लेकिन उनके चुनाव पर क्या फैसला हुआ इस पर उन्होंने कोई बात नहीं की। तो इससे स्पष्ट स्थिति ये है कि पार्टी अभी फिलहाल विकल्पों पर विचार कर रही है। विकल्प क्या हो सकते हैं इस पर बात करना बहुत जरूरी है शोभना। विकल्प ये हो सकते हैं कि इनको हटाकर किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, या इनको अगर कंटिन्यू किया जाए तो किस आधार पर किया जाए, क्योंकि 2 ही आधार बनते हैं इनको कंटिन्यू करने का। या तो ये खुद चुनाव पर जाएं, तो उसके लिए बहुत जल्द, समय कम बचा है, तुरंत इलेक्शन कमीशन घोषणा करना पड़ेगा। लेकिन उसमें संवैधानिक दिक्कतें हैं कि जिन राज्यों में अगर चुनाव है, अगले साल चुनाव होना, तो 1 साल तक वहां पे कोई उपचुनाव नहीं हो सकता। तो ये एक बहुत टेक्निकल समस्या आती है। दूसरा एक तरीका हो सकता है कि या तो इनको 1-2 दिन के लिए ब्रेक दे दिया जाए और उसके बाद फिर से मुख्यमंत्री अपॉइंट कर दिया जाए। तो उस तरीके में सुप्रीम कोर्ट की ऑलरेडी रूलिंग आ चुकी है, वो भी कहीं ना कहीं पेच उसमें फंस सकता है। तीसरा जो विकल्प बनता है कि इनको हटा के किसी दूसरे को लाया जाए, या फिर चौथा विकल्प है कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। तो फिलहाल पार्टी बड़े पशुपेश में है कि करें क्या, क्योंकि 4 महीने पहले ही मुख्यमंत्री बदलकर इनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। फिलहाल निर्णय लिया नहीं गया है कि कंक्लूजन क्या होगा। आज ये शाम को 5 बजे देहरादून के लिए रवाना होंगे तीरथ सिंह रावत। वहां जाएंगे, विधायकों के साथ एक बैठक होगी। विधायकों के साथ बैठक होने के बाद कल दोपहर तक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ही रहेंगे या कोई नया चेहरा उत्तराखंड की राजनीति में फिर से एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा। तो अभी फिलहाल रात भर की बात है। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ नीरज पांडे, क्योंकि जो विपक्ष है वो ममता बनर्जी के एंगल को भी इससे जोड़ रहा है, उस पर भी मैं आपसे बात करूंगी। फिलहाल मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि तीरथ सिंह रावत जब से मुख्यमंत्री बने तब से उनके नाम के साथ विवादों का भी जुड़ाव रहा। पहले तो उन्होंने ये कहकर सबको चौंकाया कि उन्हें पता ही नहीं था कि वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सीधा उन्हें देहरादून भेजकर शपथ के लिए कहा गया। उन्होंने विवाद तब भी खड़ा किया जब लड़कियों की फटी जीन्स को लेकर टिप्पणी की। लेकिन मैंने जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे। लेकिन जब ये घुटने देखे, बच्चे 2 साथ में उनके थे। मैं कहा बहन जी कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। हस्बैंड कहाँ है? जीएनयू में प्रोफेसर है। तो मैं क्या करती हूँ? मैं एनजीओ चलाती हूँ। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं,
क्या संस्कार होगा? जो हमारा अखाड़ा परिषद आज शाही स्नान है, महाशिवरात्रि भी है, उस सब के लिए जनता को मैं शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही शाही स्नान का खूब स्वागत और अभिनंदन और साधु संतों का उसके लिए फूलों की वर्षा हेलीकॉप्टर से भी और स्थानीय आधार पे भी किया है। बाबा भव्य दिव्य हो और जो भी श्रद्धालु आना चाहते हैं उन श्रद्धालुओं पे ज़्यादा रोक टोक न करते हुए वो गंगा स्नान करें। मैंने यही कहा कि आज कुंभ पे मेरा फोकस था और कुंभ ठीक होना चाहिए और सफल होना चाहिए और बड़ी संख्या जो लोग आना चाहते हैं उन पर कोई रोक टोक ना हो। हाँ, गाइडलाइन का पालन जरूर करें। और तीरथ सिंह रावत के मुद्दे को लेकर कांग्रेस का कहना है कि तीरथ सिंह रावत भी खुद को एक मुख्यमंत्री के रूप में साबित नहीं कर पाए हैं और शायद यही वजह है कि बीजेपी इनके नेतृत्व में चुनाव में जाने से डर रही है। तीरथ रावत जी भी कोई अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित कर पाने में सक्षम नहीं हुए। लगातार पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी के फैसलों को बदलने और पलटने के लिए वो जाने जाते रहे और अपनी अमर्यादित टिप्पणियों के लिए तो वो खासे कुख्यात भी हो गए। ऐसे में अगर चुनावी साल में उनका मुख्यमंत्री हारता है सीट से तो कहीं ना कहीं भाजपा की भारी किरकिरी होगी। इसी डर की वजह से उन्होंने सल्ट उपचुनाव छोड़ दिया, मुख्यमंत्री को वहां से नहीं लड़ाया गया। अब भी 2 सीटें खाली हैं, हल्द्वानी और गंगोत्री की, वहां से भी हिम्मत भाजपा नहीं कर पा रही है मुख्यमंत्री को लड़ाने की, क्योंकि उसको पता है कि ये दोनों मुख्यमंत्री के हिसाब से सुरक्षित सीटें नहीं हैं। तो चलिए उत्तराखंड के बाद अब आगे बढ़ते हैं, बात पंजाब की करते हैं। पंजाब में बिजली कटौती को देखते हुए कैप्टन सरकार ने की बिजली बचाओ मुहिम की शुरुआत। इस मुहिम के तहत सरकारी दफ्तरों का समय घटा दिया गया और इसी को लेकर पूरा विवाद खड़ा हो गया और सिद्धू ने भी इसी को लेकर अब कैप्टन के खिलाफ एक नया मोर्चा खोल दिया है। प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल, रोपड़ में अकाली दल का प्रदर्शन। गलत नीतियां दे करके आज पंजाब ऐस किनारे पहुंच गया है कि सारे घरां दी बिजली गुल है। लुधियाना में बीजेपी का प्रदर्शन। मोहाली में बिजली की किल्लत को लेकर बवाल। पंजाब के लंबी में सुखबीर बादल सड़क पर उतरे। फिर जलालाबाद, फिर गुरुवर से, फिर बठिंडा में अकाली सांसद हरसिमरत कौर ने संभाला मोर्चा। पंजाब भर में बिजली की किल्लत को लेकर बवाल मचा हुआ है। अकाली दल से लेकर बीजेपी तक के नेता और कार्यकर्ता कैप्टन सरकार के खिलाफ सड़क पर हैं। बेईमानों का राज बदल, रोपड़ की ये तस्वीरें देखिए। अकाली दल और बीएसपी के समर्थक हाथ में पंखा लेकर अपना विरोध जताने सड़क पर उतर गए। डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा, बठिंडा में हरसिमरत कौर समर्थकों के साथ सड़क पर उतरी तो सीधा निशाना साधा कैप्टन अमरिंदर सिंह पर। झूठे ते लुटेरिया दी पार्टी विच दे जा बैठा है, वो उस पार्टी दे ही लायक है जिथे लोटां नूं कुट के लुट के अपनी जेबां भरनियां। कह दिया है कि कैप्टन खुद एसी में है और जनता को पंखे की हवा भी नसीब नहीं है। मैं पूछना चाहती हूं कैप्टन साहब, इन्हां दी तां सारा कुछ बंद करता, लेकिन थोड़े 10 एकड़ दे फार्म हाउस च जिहड़ा आलीशान मकान च 60 एसी चलदे ने, ओह कदों बंद होणगे? में कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस की अगुवाई में इस हद तक नीचे गिर पड़ी है कि जो 10 साल पहले 2007 में जो हालात थे, वो पंजाब जो बिजली से सरप्लस था, लोगों की जनरेटर की दुकानें बंद हो गई थी, बिजली के कट भूल गए थे। आज पंजाब के कोने कोने में 10-10, 12-12 घंटे उस समय बिजली के कट लग रहे हैं जिस समय हमारे चावल की बिजाई होनी है। अपने फार्म हाउस में जो 60-60 एसी चला रहे हैं, उधर लोगों के पखिया बत्ती तक बंद करी हुई है और शर्मनाक क्या बात हो सकती है। अकाली दल के नेता और कार्यकर्ता बिजली विभाग के दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सरकार ने बिजली संकट से निपटने के लिए कल नया फरमान जारी किया। काम के घंटे कम कर दिए हैं और दफ्तरों में 3 दिनों तक एसी चलाने पर रोक लग गई है। बिजली संकट का हाल ये है कि लोग काम धंधा छोड़कर सरकार का ध्यान खींचने के लिए सड़कों पर हैं।
गुरुवार को ये तस्वीरें होशियारपुर से आई, जहां स्थानीय लोगों ने होशियारपुर ऊना रोड को जाम कर दिया, जिसके बाद सड़क पर गाड़ियों की लाइन लग गई। मोगा में भी लोगों ने लुधियाना फिरोजपुर हाईवे को घंटों जाम रखा। धान बोने का सीजन है, लेकिन किसानों को बिजली नहीं मिलने की वजह से पानी पटवन में दिक्कत हो रही है। पूरी करो। मॉनसून पहले से ही लेट है और गर्मी प्रचंड है। और पंजाब में बिजली पर मचे बवाल में सिद्धू ने भी एंट्री मार दी है। सिद्धू ने ट्वीट करते हुए कहा है कि अगर सही दिशा में कोशिश करें तो पंजाब में बिजली कटौती की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिजली कटौती के लिए सरकारी दफ्तर के समय में बदलाव और एसी के इस्तेमाल पर रोक की जरूरत नहीं है। सिद्धू के ट्विटर पर कमेंट के बाद सोशल मीडिया पर उनके बिजली बिल का मुद्दा उठ गया है। वायरल मैसेज में 8,68,000 का बिल बकाया बताया जा रहा है। तो इसी खबर पर हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं चंडीगढ़ से। जगविंदर पटियाल, सिद्धू कोई भी मौका छोड़ नहीं रहे हैं अमरिंदर से अटकने का। अब ये एक नया ट्वीट सामने आ गया है और सोशल मीडिया पर खुद सिद्धू ही ट्रोल हो गए हैं। देखिए, इन दोनों का कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन जुड़ ही जाता है। मैं आपको बता दूं कि जब 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद नवजोत सिंह सिद्धू को हटाया गया था, उनका मंत्रालय वापस लिया था कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, तो कैप्टन ने उनको पावर मिनिस्ट्री ही दी थी। ये बिजली महकमा उन्हीं को दिया था। ये तो अलग बात रही कि उन्होंने अपना कैबिनेट छोड़ दी, इस्तीफा दे दिया, ज्वाइन नहीं किया कैप्टन की कैबिनेट को, जिसकी वजह से ये कैप्टन के खाते में आ गया। और इसीलिए आज जो सारी फजीयत हो रही है वो चीफ मिनिस्टर की खुद की हो रही है कि जो चीजें ये मैनेज की जा सकती थी वो मैनेज क्यों नहीं हुई। दिसंबर से जब ये प्लानिंग शुरू हो जाती थी कि धान की बिजाई के वक्त गर्मियों में कैसे इस आपूर्ति को पूरा करना है, तो उस वक्त ये पूरा ध्यान क्यों नहीं रखा गया, जिसके कारण आज पंजाब में इतना बड़ा बिजली संकट खड़ा हुआ है। दूसरा, आज अकाली दल की बारी थी प्रदर्शन की, कल आम आदमी पार्टी की है। और आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने कहा है कि वो कैप्टन के जो निजी फार्म हाउस है उसको घेरेंगे जो सीसवा में है। तो कल फिर बिजली का मुद्दा एक बार फिर चुनावी सियासत में और चुनावी हलकों में छाया रहेगा। और ये पूरा मामला चुनाव से पहले कैप्टन के गले की फांस बनता दिख रहा है। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद जगविंदर इस पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर इस समय की, देश में अब तक 34 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वैक्सीन विवाद के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब से थोड़ी देर पहले वैक्सीन से जुड़े आंकड़े जारी किए हैं। अमेरिका में अभी तक 32 करोड़ लोगों को ही टीका लगा है और हमारे देश में स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि 34 करोड़ लोगों को टीके लग चुके हैं। वैक्सीनेशन में भारत अमेरिका से बहुत आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।